हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, ज़ियाओयान मास्टर टियान हाओ और अपने डीमन पपेट के साथ मिलकर आइस ग्लेशियर वैली के लोगों के ऊपर भारी पड़ रहा था। इवन एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि ज़ियाओयान ने अपनी हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए थर्ड एल्डर के ऊपर अटैक करके उसे वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से हरा दिया था और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें उसी केव का ही सीन दिखाया जाता है जहाँ मास्टर टियान हाओ सेकंड एल्डर के साथ फाइट करते हुए उसे वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से पीट रहे थे और अचानक ही वो वहाँ पे सेकंड एल्डर के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करते हुए उसे वहाँ पे उठाकर नीचे जमीन पे पटक देते हैं, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि बेचारे सेकंड एल्डर की हालत वहाँ पे बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। इवन वहाँ पे उसके मुंह से ब्लड भी निकलने लगा था। लेकिन मास्टर टियान हाओ तो वहाँ पे इस सबसे भी खुश नहीं थे। वो उस सेकंड एल्डर के पास आते हुए कहते हैं, अगर मेरी रियल बॉडी मेरे पास होती तो अब तक मैं तुम्हारे जैसे डाउजोंग रियलम के कल्टीवेटर को 10 बार हरा चुका होता। पर अभी मास्टर टियान हाओ वहाँ पे ये सब कह ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि ज़ियाओयान भी वहाँ पे थर्ड एल्डर को ठिकाने लगाकर मास्टर टियान हाओ के पास आते हुए उनसे कहता है, सीनियर आप फिक्र मत कीजिए, मेडिसिन मटेरियल्स अब ऑलमोस्ट रेडी है और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं बहुत जल्द आपके लिए एक नई बॉडी रिफाइन कर दूंगा। ज़ियाओयान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि सेकंड एल्डर को भी वहाँ पे सारा मजरा समझ आ गया था। उसे लगता है कि शायद मास्टर टियान हाओ यहाँ पे अपनी बॉडी को रिफाइन करवाने के लिए ज़ियाओयान की मदद कर रहे हैं। इसलिए सेकंड एल्डर जल्दी से वहाँ पे मास्टर टियान हाओ को लालच देते हुए कहता है, सीनियर अगर आपको अपनी बॉडी रिफाइन करवानी है तो मेरी आइस रिवर वैली आपके लिए बॉडी रिफाइन कर देगी। वैसे भी मेरी आइस रिवर वैली बॉडी को रिफाइन करने में बहुत ही ज्यादा माहिर है और मेरी आइस रिवर वैली आपके लिए जो बॉडी रिफाइन करेगी वो कोई आम बॉडी नहीं होगी, बल्कि उसकी एबिलिटीज काफी ज्यादा खास होंगी जो इस लड़के की रिफाइन की हुई बॉडी से तो काफी ज्यादा पावरफुल होगी। और अगर आप हमारी आइस रिवर वैली के ऊपर एक छोटा सा एहसान कर देते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मेरी आइस रिवर वैली आपके लिए फ्री में बॉडी रिफाइन कर देगी। सेकंड एल्डर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर टियान हाओ वहाँ पे ज़ियाओयान की तरफ देखते हैं, जिसपे ज़ियाओयान भी अपने हाथ हिलाते हुए कहता है, क्या भला मैं क्या ही बोलूं। जो देखकर मास्टर टियान हाओ जल्दी से वहाँ पे सेकंड एल्डर के पास जाते हुए उससे पूछते हैं, तो बताओ मुझे तुम्हारी आइस रिवर वैली क्या चाहती है। मास्टर टियान हाओ की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि बेचारे सेकंड एल्डर के फेस के ऊपर एक डबल स्माइल आ चुकी थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद उसने यहाँ पे मास्टर टियान हाओ को अपनी बातों में फंसा लिया है। इसलिए वो जल्दी से वहाँ पे ज़ियाओयान की तरफ इशारा करते हुए कहता है, सबसे पहले आप हमारी आइस रिवर वैली के लिए इस लड़के को खत्म कर दें और इस पॉइजनस वुमेन को भी हमारी आइस रिवर वैली में ले जाने में मदद करें। सेकंड एल्डर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर टियान हाओ वहाँ पे उसके मजे लेते हुए कहते हैं, लेकिन ये तो 2 काम हो गए, तुमने तो बस मुझे एक ही काम करने के लिए बोला था। इसका मतलब है कि तुम मुझे यहाँ पे धोखा दे रहे थे और धोखेबाज लोगों से तो मुझे बहुत ज्यादा नफरत है। और ये कहकर मास्टर टियान हाओ ने अचानक ही वहाँ पे अपनी फायर को समन करते हुए उसकी मदद से दोबारा वहाँ पे सेकंड एल्डर के ऊपर अटैक कर दिया था, जो कि जैसे वहाँ पे उस सेकंड एल्डर को लगता है तो बेचारा वो दर्द के मारे वहाँ पे तड़पने लगा था। जबकि मास्टर टियान हाओ वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके से अपनी फ्लेम को बुझाकर ज़ियाओयान के पास जाते हुए उससे कहते हैं, लड़के शुक्र मनाओ कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, वरना अब तक मैंने उस सेकंड एल्डर की बातों में आते हुए तुम्हें यहाँ पे खत्म कर दिया होता। मास्टर टियान हाओ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ियाओयान भी वहाँ पे उनका शुक्रिया अदा करता है और इसी बीच ज़ियाओयान का डीमन पपेट भी ग्रेट एल्डर को पीटते हुए वहाँ पे ले आया था, जहाँ उस ग्रेट एल्डर की हालत काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी। जबकि वहीं तीसरी तरफ ज़ियाओयान के क्लोन ने भी आइस रिवर वैली के बाकी बचे हुए लोगों को भी खत्म कर दिया था और इस तरह वहाँ पे सभी ने मिलकर अपने अपने काम को बखूबी सर अंजाम दे दिया था। जिसके बाद ज़ियाओयान का क्लोन सीधा वहाँ पे ज़ियाओयान के पास आते हुए उसके अंदर समा जाता है और वहाँ पे सब कुछ ठीक देखकर ज़िनलान भी लिटिल फायरी डॉक्टर को लेकर वहाँ पे ज़ियाओयान के पास आने लगी थी। लेकिन अभी बेचारी लिटिल फायरी डॉक्टर कुछ कदम ही आगे चली थी कि उसकी हालत वहाँ पे और भी ज्यादा बिगड़ने लगी थी। इवन अब तो उस पॉइजन के चलते उसके मुंह से ब्लड भी निकलने लगा था, जिसके साथ ही वो वहीं पे गिरने लगी थी। लेकिन वो वहाँ पे गिर पाने से पहले ही हम देखते हैं कि ज़ियाओयान ने वहाँ पे जल्दी से आगे बढ़ते हुए जाकर लिटिल फायरी डॉक्टर को संभाल लिया था, जो देखकर ग्रेट एल्डर वहाँ पे कमीनी हंसी हंसते हुए ज़ियाओयान से कहता है, हमारा वो आइस पॉइजन है अब धीरे धीरे इसके ब्लड और मरीडियन के साथ मर्ज हो रहा है, बस थोड़ी देर और उसके बाद इस लड़के का खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उस ग्रेट एल्डर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ियाओयान को वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि उसने अचानक ही वहाँ पे अपनी हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए ग्रेट एल्डर के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन वो उसे वहाँ पे खत्म नहीं करता, बल्कि ज़ियाओयान उसे वहाँ पे अपनी हेवनली फ्लेम के अंदर तड़पाते हुए उससे पूछता है कि बताओ मुझे मैं उस आइस पॉइजन को इसकी बॉडी से कैसे बाहर निकाल सकता हूँ। ज़ियाओयान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो ग्रेट एल्डर वहाँ पे बहुत ही मुश्किल से बोलते हुए ज़ियाओयान को बताता है कि इस पॉइजन को बाहर निकालने का कोई भी रास्ता नहीं है, अब इसे सिर्फ और सिर्फ हमारी आइस वैली के मास्टर ही ठीक कर सकते हैं। उस ग्रेट एल्डर की ये बात सुनकर ज़ियाओयान उसे वहीं पे अपनी हेवनली फ्लेम के अंदर जलने के लिए छोड़ देता है और खुद वो वहाँ पे अपने साथियों के साथ बहुत ही तेजी से वहाँ पे उस केव से बाहर जाने लगा था। लेकिन लिटिल फायरी डॉक्टर की हालत वहाँ पे हर गुजरते पल के साथ और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। इसलिए हम देखते हैं कि ज़ियाओयान उसे केव के अंदर ही एक छोटे से बने हुए पूल के पास ले आता है, जहाँ पे ले आकर ज़ियाओयान ने लिटिल फायरी डॉक्टर को एक बड़े से पत्थर पे बैठा दिया था, जो देखकर ज़िनलान वहाँ पे परेशान होते हुए लिटिल फायरी डॉक्टर से कहती है, हमारी किस्मत बहुत ही ज्यादा अच्छी थी कि ब्रदर ज़ियाओयान यहाँ पे बिल्कुल सही समय पे आ गए, क्योंकि अगर उन्हें यहाँ पे आने में थोड़ी भी देर हो जाती तो अब तक शायद बहुत बुरा हो चुका होता। ज़िनलान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिटिल फायरी डॉक्टर वहाँ पे उससे सवाल करते हुए पूछते हैं, सभी लोग ठीक तो है ना, जिसपे ज़िनलान की बजाय
ज़ेवियन उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताता है कि हाँ सभी लोग बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है, हमें जल्द से जल्द तुम्हारी बॉडी से उस पोजीशन को बाहर निकालना होगा। और ये कहकर ज़ेवियन वहाँ पे लिटिल फायरी डॉक्टर की मेरिडियंस को चेक करने लगा था। और जब ज़ेवियन को वहाँ पे उस पोजीशन के बारे में पता चलता है तो ज़ेवियन भी थोड़ा परेशान होते हुए कहता है कि ये आइस पोजीशन तो बहुत ही ज्यादा अजीब है, पर वो ग्रेट एल्डर झूठ बोल रहा था, इससे वो वैली मास्टर भी तुम्हारी बॉडी से बाहर नहीं निकाल पाता। ज़ेवियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जिनलान वहाँ पे जल्दी से बोलते हुए उससे कहती है, ब्रदर ज़ेवियन, मुझे आप पे पूरा यकीन है कि आप यहाँ पे कुछ भी करके लिटिल फायरी डॉक्टर की बॉडी से उस पोजीशन को बाहर निकाल ही लोगे। जिनलान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ेवियन भी वहाँ पे उसे कहता है कि ओके ठीक है, तुम फिक्र मत करो, ये सब कुछ तो मेरे ऊपर छोड़ दो। और ये कहकर ज़ेवियन वहाँ पे लिटिल फायरी डॉक्टर को पास में ही बने हुए पूल के अंदर जाने के लिए कहता है, जहाँ जैसे ही लिटिल फायरी डॉक्टर उस पूल के अंदर जाती है तो हम देखते हैं कि उस आइस पोजीशन की वजह से वो पूल भी वहाँ पे बर्फ में फ्रीज होने लगा था। और लिटिल फायरी डॉक्टर वहाँ पे उस पूल के बीचों बीच जाते हुए ज़ेवियन से कहती है, मैं रेडी हूँ। जिसपे ज़ेवियन अपनी हेवनली फ्लेम को समन करते हुए उससे कहता है कि मैं तुम्हारी बॉडी से उस आइस पोजीशन को बाहर निकालने के लिए अपनी हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करने वाला हूँ, और तुम्हें अपनी बॉडी के अंदर मेरी हेवनली फ्लेम को असिस्ट करना होगा कि वो पोजीशन तुम्हारी बॉडी में कहाँ पे मौजूद है। हालांकि इस प्रोसेस में तुम्हें बहुत ज्यादा पेन होगा, लेकिन फिर भी तुम्हें सबक से काम लेते हुए मेरी मदद करनी ही होगी, क्योंकि ये काम हम दोनों को मिलकर ही करना होगा। और ये कहकर ज़ेवियन ने वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से अपनी हेवनली फ्लेम लिटिल फायरी डॉक्टर की बॉडी के अंदर डाल दी थी। और उसी के साथ साथ ज़ेवियन ने वहाँ पे नीचे बैठते हुए अपनी हेवनली फ्लेम के साथ कुछ हाई ग्रेड के एलेक्सिस को भी मर्ज कर दिया था, ताकि उस आइस पोजीशन से होने वाले नुकसान से वो लिटिल फायरी डॉक्टर की बॉडी को साथ साथ हील भी करता जाए। और जैसे ही वो सभी एलेक्सिस वहाँ पे ज़ेवियन की हेवनली फ्लेम के साथ मर्ज होते हैं तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे उनका कलर वहाँ पे गोल्डन एनर्जी में चेंज होने लगा था, जो कि लिटिल फायरी डॉक्टर की बॉडी को चारों तरफ से अपने अंदर लेते हुए धीरे धीरे वहाँ पे उसकी बॉडी के अंदर जा रहा था। और इस प्रोसेस में हम देखते हैं कि बेचारी लिटिल फायरी डॉक्टर को वहाँ पे अपनी बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था। इवन दर्द के मारे उसकी वहाँ पे एक हल्की सी चीख भी निकल गई थी, जो देखकर वहाँ पे ज़ेवियन के साथ साथ जिनलान को भी उसकी काफी ज्यादा चिंता होने लगी थी। पर लिटिल फायरी डॉक्टर वहाँ पे उन दोनों से कहती है कि तुम लोग मेरी फिक्र मत करो, मैं इस दर्द को बर्दाश्त कर सकती हूँ, तुम बस अपने प्रोसेस को जारी रखो। लिटिल फायरी डॉक्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ेवियन ने भी खुद को वहाँ पे अंदर से मजबूत बनाते हुए अपने प्रोसेस को दोबारा वहाँ पे कंटिन्यू कर दिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि अब तो वहाँ पे और भी ज्यादा प्योर एनर्जी सीधा वहाँ पे लिटिल फायरी डॉक्टर की बॉडी के अंदर जा रही थी। और जितनी ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी वहाँ पे लिटिल फायरी डॉक्टर की बॉडी के अंदर जा रही थी, उसे वहाँ पे पेन भी उतना ही ज्यादा हो रहा था। लेकिन उस एनर्जी के चलते हम देखते हैं कि अब धीरे धीरे वहाँ पे उसकी बॉडी के ऊपर जमी हुई आइस की परत अब धीरे धीरे खत्म होने लगी थी, जिसका मतलब था कि ज़ेवियन का ये मेथड वाकई काम कर रहा था। और इसी तरह देखते ही देखते ज़ेवियन ने वहाँ पे अपनी हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए काफी हद तक वहाँ पे लिटिल फायरी डॉक्टर की बॉडी से उस आइस पोजीशन को बाहर निकाल दिया था। अब बाकी का सारा काम लिटिल फायरी डॉक्टर के ऊपर था, उसे अब खुद से ही अपने ब्लड और मेरिडियंस में से उस आइस पोजीशन को बाहर निकालना था। वहीं लिटिल फायरी डॉक्टर को वहाँ पे इस तरह से ठीक होते हुए देखकर जिनलान भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो गई थी। और ज़ेवियन भी वहाँ पे अपने मेथड को रोकते हुए चैन की सांस लेता है, और वो अपनी जगह पे खड़ा होते हुए जिनलान से कहता है कि अब बाकी का सारा काम लिटिल फायरी डॉक्टर के ऊपर है, देखते हैं कि वो कितने दिनों में अपनी मेरिडियंस में से उस आइस पोजीशन को बाहर निकाल पाती है। लेकिन तब तक हम लोगों को यहीं पे रुक कर उसकी रक्षा करनी होगी। तुम्हें तो अल्केमी के बारे में मुझसे भी ज्यादा नॉलेज है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे मेरे ऊपर एक फेवर करो। ज़ेवियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जिनलान वहाँ पे उससे कहते हैं, ब्रदर ज़ेवियन, आप जो भी चाहते हैं बस मुझे बता दे, मैं आपकी मदद करने की अपनी पूरी कोशिश करूंगी। जिनलान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ेवियन अपने पास एक स्क्रॉल को बाहर निकालकर उसे वहाँ पे जिनलान को देते हुए कहता है कि मुझे कुछ मेडिसिन मटेरियल्स की जरूरत है, जो कि सभी इस स्क्रॉल के अंदर लिखे हुए हैं। ज़ेवियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जिनलान वहाँ पे जल्दी से ज़ेवियन के हाथ से वो स्क्रॉल लेते हुए कहती है, ब्रदर ज़ेवियन, आप फिक्र मत करें, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं बहुत ही जल्द इन सभी मेडिसिन मटेरियल्स को हासिल कर लूंगी, लेकिन उसके लिए मुझे मार्केट में जाना होगा। जिनलान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ेवियन वहाँ पे अपने डीमन पपेट को बाहर निकालते हुए उससे कहता है कि मेरा डीमन पपेट तुम्हारे साथ आएगा, ताकि रास्ते में तुम्हें कोई भी परेशानी ना हो। ज़ेवियन के डीमन पपेट को देखकर जिनलान भी वहाँ पे ज़ेवियन से वादा करते हुए कहती है कि मैं जितना ज्यादा जल्दी हो सकेगा उन मेडिसिन को लेकर वापस लौटने की कोशिश करूंगी। और ये कहकर जिनलान वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से उस डीमन पपेट के साथ उन मेडिसिन को लेने के लिए चली गई थी, जबकि ज़ेवियन वहाँ पे लिटिल फायरी डॉक्टर की बॉडी की तरफ देखते हुए कोल्ड टून में कहता है, आइस रिवर वैली, इस मैटर को मैं इतनी आसानी से नहीं भूलने वाला, इस मैटर के लिए तो मैं तुम लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देने वाला हूँ। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें केव के अंदर उसी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले ज़ेवियन और उसके साथियों ने मिलकर आइसी रिवर वैली के लोगों के साथ फाइट की थी। असल में यहाँ पे आइसी रिवर वैली का एक और एल्डर छानबीन करने के लिए आया हुआ था, जहाँ छानबीन के दौरान उसे पता चलता है कि आइसी रिवर वैली के तीनों एल्डर्स के साथ साथ उनके बाकी सभी लोग भी मारे गए हैं। और वो एल्डर अपने लोगों को वहीं पे रुकने का बोल कर खुद इस सब के बारे में वैली मास्टर को बताने के लिए चला गया था, क्योंकि ये मैटर उनकी आइसी रिवर वैली के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ा हो चुका था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब पूरा एक दिन गुजर चुका था और लिटिल फायरी डॉक्टर की हालत भी पहले से काफी ज्यादा बेहतर दिखाई दे रही थी। इवन अब तो वो वहाँ पे ज़ेवियन की हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए अपनी मेरिडियन के अंदर मौजूद उस आइस पोजीशन को खुद से ही बाहर निकालने
लगी थी और जैसे ही वो आइस पोइजन वहाँ पे पूरी तरह से लिटिल फायरी डॉक्टर की बॉडी से बाहर निकलता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पे अचानक लिटिल फायरी डॉक्टर की बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज होता है, जो देखकर ज़ेव युआन को वहाँ पे पता चल चुका था कि लिटिल फायरी डॉक्टर उस आइस पोइजन को अपने मरीने से बाहर निकालने में कामयाब हो चुकी है। खैर उसके बाद हम देखते हैं कि लिटिल फायरी डॉक्टर भी वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से वहाँ पे नीचे आ गई थी, जिसे नीचे आते हुए देखकर ज़ेव युआन वहाँ पे जल्दी से उसके पास जाते हुए उससे पूछता है, क्या वो पॉइजन पूरी तरह से तुम्हारी बॉडी से बाहर निकल गया? जिसपे लिटिल फायरी डॉक्टर हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहती है कि हाँ बिल्कुल, और उसी के साथ वो वहाँ पे ज़ेव युआन को बहुत ही गौर से देखते हुए कहती है, तो तुम्हारी कल्टीवेशन एक बार फिर से बढ़ चुकी है। जिसपे ज़ेव युआन उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताता है कि जब तुम अपनी बॉडी से उस आइस पॉइजन को बाहर निकाल रही थी तो इसी दौरान इस मौके का फायदा उठाते हुए उस मैजिक पॉइजन को अपनी बॉडी के अंदर ऑब्जर्व करते हुए अपनी पावर को बढ़ा लिया, जिसके चलते मैं ब्रेक थ्रू करते हुए डाउ जोंग रियलम के 2 स्टार में ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ और ये सब कहीं ना कहीं तुम्हारी वजह से ही हुआ है। ज़ेव युआन की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि लिटिल फायरी डॉक्टर की फेस के ऊपर स्माइल आ चुकी थी। खैर उसके बाद वो दोनों वहाँ पे उसी पूल के सामने बैठकर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगे थे और उन दोनों ने बीते कुछ दिनों की सारी सिचुएशन भी एक दूसरे को समझा दी थी। और ज़ेव युआन तो यहाँ पे बार बार लिटिल फायरी डॉक्टर की तरफ ही देखे जा रहा था, जो महसूस करके लिटिल फायरी डॉक्टर वहाँ पे उससे सवाल करते हुए पूछती है कि आखिर तुम बार बार मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? जिसपे ज़ेव युआन उसे जवाब देते हुए कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुमने खुद को कितना रिकवर कर लिया है। और ये कहकर ज़ेव युआन वहाँ पे एक बार फिर से लिटिल फायरी डॉक्टर की पल्स को चेक करने लगा था और ज़ेव युआन को वहाँ पे ऐसा करते हुए देखकर लिटिल फायरी डॉक्टर वहाँ पे स्माइल करते हुए ज़ेव युआन का शुक्रिया अदा करती है। जिसपे ज़ेव युआन भी एक स्माइल के साथ अपने पास एक लेक्चर को बाहर निकाल कर उसे लिटिल फायरी डॉक्टर को देते हुए कहता है कि इस लेक्चर को ले लो, इसे लेने के बाद तुम 2 या 3 दिनों में पूरी तरह से रिकवर हो जाओगी। ज़ेव युआन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिटिल फायरी डॉक्टर ने भी वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से वहाँ पे उस लेक्चर को ले लिया था। जिसके बाद ज़ेव युआन वहाँ पे लिटिल फायरी डॉक्टर से सवाल करते हुए पूछता है कि अब तुम्हारी पॉइजन बॉडी कैसी है? जिसपे लिटिल फायरी डॉक्टर वहाँ पे ज़ेव युआन को जवाब देते हुए बताती है कि पहले से तो बेहतर ही है और अभी मुझे लगता है कि मेरे पास 2 से 3 महीने और है उस पॉइजन बॉडी के अटैक से खुद को बचाने के लिए। लिटिल फायरी डॉक्टर की ये बात सुनकर ज़ेव युआन उससे कहता है कि इतना टाइम तुम्हें ठीक करने के लिए काफी रहेगा। ज़ेव युआन की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि लिटिल फायरी डॉक्टर की फेस की स्माइल और भी ज्यादा गहरी हो चुकी थी और वो वहाँ पे ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए उससे कहती है कि भले मेरी पॉइजन बॉडी मेरे ऊपर हावी भी हो चुकी होती तो मैं फिर भी तुम्हें पहचान लेती। और ये कहकर लिटिल फायरी डॉक्टर वहाँ पे बहुत ही प्यार से ज़ेव युआन की तरफ देखने लगी थी, लेकिन ज़ेव युआन वहाँ पे थोड़ा गुस्से से कहता है कि फालतू बातें करना बंद करो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आने वाले 2 से 3 महीनों के अंदर अंदर मैं तुम्हारे लिए स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट की मैजिक कोर को ले आऊंगा, जिसके बाद तुम अपनी पॉइजन बॉडी को पूरी तरह से कंट्रोल कर पाओगी। ज़ेव युआन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिटिल फायरी डॉक्टर भी वहाँ पे काफी ज्यादा उदास हो गई थी। उसे ये देखकर अच्छा भी लग रहा था कि ज़ेव युआन की उसकी इतनी ज्यादा चिंता है, लेकिन स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट की मैजिक कोर को हासिल कर पाना इतना ज्यादा आसान काम भी नहीं था और यही बात लिटिल फायरी डॉक्टर को वहाँ पे परेशान कर रही थी। पर तभी वो वहाँ पे कुछ सोचते हुए ज़ेव युआन को बताती है कि लाओशियन स्ट्रीम के अंदर मेरा सामना एक सहमत लेवल के स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट के साथ हुआ था। लिटिल फायरी डॉक्टर की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि ज़ेव युआन को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। क्या वाकई ही तुम सच कह रही हो? लेकिन तुम वहाँ पे पहुंची कैसे थी और तुम्हारा स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट के साथ सामना कैसे हुआ था? जिसपे लिटिल फायरी डॉक्टर वहाँ पे ज़ेव युआन को जवाब देते हुए बताती है कि वो स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट बहुत ही घटिया किस्म का मैजिकल बीस्ट है। असल में उसकी नजर भी मेरी पॉइजनस बॉडी के ऊपर है और ऊपर से उस समय मेरे पीछे आइस रिवर वैली के लोग भी पड़े हुए थे, तो मैं उस स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट के साथ उलझकर अपनी प्रॉब्लम्स को और ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहती थी, इसलिए मैंने वहाँ से निकलना ही बेहतर समझा। लिटिल फायरी डॉक्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ेव युआन वहाँ पे उससे अगला सवाल करते हुए पूछता है कि वो स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट कितना ज्यादा ताकतवर था। जिसपे लिटिल फायरी डॉक्टर उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताती है कि मेरी उसके साथ डायरेक्ट फाइट तो नहीं हुई थी, लेकिन मेरे हिसाब से वो 8 स्टार डाउ जोंग रियलम के कल्टीवेटर के जितना ताकतवर होगा। 8 स्टार डाउ जोंग का नाम सुनकर तो बेचारे ज़ेव युआन को भी वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है और वो थोड़ा परेशान होते हुए लिटिल फायरी डॉक्टर से कहता है कि अगर वो बीस्ट वाकई ही 8 स्टार डाउ जोंग रियलम के कल्टीवेटर के जितना ताकतवर है तो फिर तो अगर हम दोनों मिलकर भी उसके साथ फाइट करें तो हमारा उससे जीत पाना इम्पॉसिबल होगा, लेकिन फिर भी मैं उसे हराने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लूंगा। पर पता नहीं उसके पास और कौन कौन से ट्रम्प कार्ड मौजूद होंगे जिन्हें वो फाइट के दौरान हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। ज़ेव युआन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिटिल फायरी डॉक्टर वहाँ पे उसे कहती है कि ऊपर से वो लाओशियन स्ट्रीम का सबसे पावरफुल मैजिकल बीस्ट है, जिसके चलते मुझे उम्मीद है कि उसकी अपनी एक छोटी सी आर्मी भी होगी, इसलिए हम लोगों को भी अपनी पूरी तैयारी के साथ उस मैजिकल बीस्ट के ऊपर अटैक करना होगा। जिसपे ज़ेव युआन भी हाँ में अपना सर हिलाते हुए उससे कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो और तुम फिक्र मत करो, ये सब कुछ मैं अरेंज कर लूंगा। एक बार जिनलन और डीमन पपेट को वापस आने दो, उसके बाद हम लोग डायरेक्टली उस स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट का मुकाबला करने के लिए जाएंगे, लेकिन उससे पहले मुझे मास्टर टियान हाउ को भी अपने साथ आने के लिए मनाना होगा। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ ज़ेव युआन ने मास्टर टियान हाउ को उनकी मदद करने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा था। असल में ज़ेव युआन चाहता था कि मास्टर टियान हाउ भी उस स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट के साथ लड़ने में ज़ेव युआन की मदद करे, पर ज़ेव युआन की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि मास्टर टियान हाउ वहाँ पे बहुत ही ज्यादा भड़क जाते हैं और वो गुस्से से वहाँ पे चले आते हुए ज़ेव युआन से कहते हैं, मैं क्या तुम्हें पागल दिखाई देता
हूँ जो मैं अपनी जान को दांव पे लगाते हुए एक 7th लेवल के बीस्ट के साथ फाइट करूँ। मास्टर टियान हाउ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ेवियन वहाँ पे उनसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है, पर बोन मेल्टिंग एलेक्चर जिसका इस्तेमाल करके मैं आपके लिए बॉडी रिफाइन करने वाला हूँ वो मुझे कहीं से भी नहीं मिल रहा, जिसके चलते मुझे लगता है कि आपकी बॉडी को रिफाइन होने में 2 से 3 साल का और समय लगेगा। ज़ेवियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर टियान हाउ को वहाँ पे उसके ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो वहाँ पे ज़ेवियन को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन ज़ेवियन उन्हें वहाँ पे रोकते हुए कहता है कि रुकिए रुकिए, मैं भी असल में आपको इतना ज्यादा इंतजार नहीं करवाना चाहता, पर ये सब मेरे बस में भी तो नहीं है, पर सिर्फ आपके लिए मैं पूरी रात अपने मास्टर याओ लाओ की दी हुई प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ता रहा हूँ ताकि मैं आपकी बॉडी को रिफाइन करने का कोई और रास्ता ढूंढ सकूं, और मुझे आपकी बॉडी को रिफाइन करने का एक रास्ता मिल भी चुका है, पर उसके लिए हमें उस स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट को मारना होगा। अगर हम उसे मार देते हैं तो मैं आपके लिए न सिर्फ बोन मेल्टिंग पिल को बना लूंगा बल्कि उसी के साथ साथ यिन यांग लाइफ सोल पिल को भी तैयार करूंगा। अब ज़ेवियन की ये सारी बातें सुनकर तो हम देखते हैं कि मास्टर टियान हाउ की आंखें भी वहाँ पे खुशी के मारे चमकने लगी थी, और जैसे ही वो मारने के लिए तैयार होते हैं तो ज़ेवियन उससे कहता है लेकिन अभी भी वही समस्या है, इन पिल्स को बनाने के लिए मुझे स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट का ब्लड चाहिए होगा, और उसका ब्लड हासिल करने के लिए हमें सबसे पहले उसे खत्म करना होगा। पर क्योंकि आप उस स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट के साथ फाइट नहीं करना चाहते, इसलिए मैं भी आपको ऐसा करने के लिए फोर्स नहीं करूंगा, और माफ कीजिएगा अब आपको अपनी बॉडी के लिए 2 से 3 साल का और इंतजार करना होगा। यहाँ पे ज़ेवियन ने बहुत ही चालाकी से मास्टर टियान हाउ को पूरी तरह से अपनी बातों में फंसा लिया था, इसलिए मास्टर टियान हाउ वहाँ पे स्माइल करते हुए ज़ेवियन से कहते हैं तुम्हें यहाँ पे मेरी इतनी ज्यादा चिंता हो रही है तो क्या तुम्हारे लिए मैं एक 7th ग्रेड की बीस्ट का मुकाबला नहीं कर सकता? तुम फिक्र मत करो, मैं उस स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट को मारने में तुम्हारी पूरी मदद करूंगा, और वैसे भी मुझे इन क्रूवल मोस्टर से बहुत ही ज्यादा नफरत है, मैं तो खुद हमारे इस कॉन्टिनेंट से इनका सफाया करना चाहता हूँ। मास्टर टियान हाउ को वहाँ पे अपनी बातों में फंसता हुआ देखकर ज़ेवियन भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो गया था, और वो जल्दी से वहाँ पे वापस पलटते हुए मास्टर टियान हाउ का शुक्रिया अदा करता है, जो देखकर तो मास्टर टियान हाउ की फेस के ऊपर भी स्माइल आ चुकी थी, जबकि लिटिल फायरी डॉक्टर को तो वहाँ पे ये सब देखते हुए हंसी आ जाती है, और जब मास्टर टियान हाउ की नजर हंसती हुई लिटिल फायरी डॉक्टर के ऊपर पड़ती है तो उनके चेहरे की सारी हंसी वहाँ पे गायब हो गई थी, और अब उन्हें अचानक ही वहाँ पे एहसास होने लगा था कि मुझे यहाँ पे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस लड़के ज़ेवियन ने यहाँ पे मुझे अपनी बातों के जाल में फंसा लिया है, जिस पे ज़ेवियन भी वहाँ पे स्माइल करते हुए उनसे कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं तो बस आपके साथ मजाक कर रहा था, लेकिन हाँ उस स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट के ब्लड का इस्तेमाल करते हुए मैं आपके लिए लाइफ सोल ब्लड पिल बना सकता हूँ, पर उस सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे लिए उस स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट की मैजिक कोर, जिसका इस्तेमाल करते हुए मैं अपने इस दोस्त की जान बचाना चाहता हूँ, और इस तरह अगर हम मिलकर उस स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट को खत्म कर देते हैं तो हम लोग एक ही तीर के साथ दो शिकार कर लेंगे। ज़ेवियन की सारी बातें मास्टर टियान हाउ को भी सही लगती है, इसलिए वो भी ज़ेवियन की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन अभी वो लोग वहाँ पे इसी तरह से आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें वहाँ पे जिनलान की आवाज सुनाई देती है, जिसके चलते हम देखते हैं कि उन तीनों का ही ध्यान वहाँ पे उसी तरफ चला गया था जहाँ पे जिनलान बहुत ही तेजी से उस डीमन पपेट के साथ उड़ते हुए आ रही थी, लेकिन जिनलान वहाँ पे काफी ज्यादा घबराई हुई दिखाई दे रही थी। वो जल्दी से वहाँ पे ज़ेवियन के पास आते हुए उससे कहती है कि एक बुरी खबर है, जब मैं मार्केट में आपकी बताई हुई मेडिसिन को खरीद रही थी तो तब मुझे वहाँ पे पता चला कि आइस रिवर वैली के लोग अब आपके पीछे पड़ चुके हैं, और इवन उन लोगों ने आपको अरेस्ट करने के लिए अपने टॉप ग्रेड के डाउजोंग रियलम के कल्टीवेटर्स को भी भेजा है। जिनलान की सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि ज़ेवियन भी वहाँ पे गुस्से से उसे कहता है कि उन लोगों के बारे में तुम फिक्र मत करो, उनके साथ बाद में मैं खुद ही अपना हिसाब किताब क्लियर कर लूंगा, पर उससे पहले हमें स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट का मुकाबला करना होगा, क्योंकि अभी हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी वो स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट ही है। अगर एक बार हमने स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट को खत्म कर दिया तो मैं सीनियर टियान हाउ की बॉडी को रिफाइन कर दूंगा, और अगर सीनियर टियान हाउ की बॉडी रिफाइन हो जाती है तो हम लोग मिलकर बहुत ही इजीली पूरी आइस रिवर वैली को ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ज़ेवियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर टियान हाउ भी हमें अपना सर हिलाते हैं। खैर ये सब कहने के बाद ज़ेवियन वहाँ पे जिनलान से कहता है कि हम लोग स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट का शिकार करने के लिए जा रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम हमारे साथ आकर अपनी जान को खतरे में डालो, तो इसलिए तुम यहीं पे रुककर हमारा इंतजार करना, हम लोग बहुत ही जल्द उस स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट को खत्म करके वापस आएंगे। जिसके लिए हम देखते हैं कि जिनलान भी मान गई थी, जो देखकर ज़ेवियन भी वहाँ पे और ज्यादा देर न करते हुए जल्दी से अपने साथियों के साथ उस स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट का शिकार करने के लिए निकल गया था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हमें दोबारा उसी गेव का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अब आइस रिवर वैली का मास्टर भी वहाँ पे आ चुका था, और अपने लोगों को मरा हुआ देखकर वो वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्से में भी दिखाई दे रहा था, लेकिन अभी तक उन्हें वहाँ पे ये पता नहीं चला था कि उनके लोगों को इतनी बुरी मौत दी किसने है, और इसी बारे में पता लगाने के लिए वैली मास्टर वहाँ पे अपनी एक सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करके वहाँ पे आसपास की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को इकट्ठा करने लगा था, और देखते ही देखते उस एनर्जी ने वहाँ पे इकट्ठा होते हुए एक स्पिरिचुअल स्टोन का रूप ले लिया था, जिसके अंदर सबसे पहले वैली मास्टर को वहाँ पे मास्टर टियान हाउ दिखाई देते हैं, उसके बाद लिटिल फायरी डॉक्टर है, और सबसे आखिर में ज़ेवियन है, जिसने सबसे ज्यादा आइस रिवर वैली के लोगों को मारा था। और उन सभी को देखकर वैली मास्टर भी वहाँ पे थोड़ा चौंकते हुए कहता है कि मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि कोई उस पॉइजन गर्ल को भी बचाने के लिए आएगा, पर ये सभी लोग हैं कौन? ऐसे पहले तो मैंने इन लोगों को कभी भी नहीं देखा, इसका मतलब है कि जरूर ये लोग आउटसाइडर्स होंगे। और ये सब सोचते हुए वैली
वैली मास्टर ने गुस्से से वहाँ पे उस पिक्चर स्टोन को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके बाद वो वहाँ पे कोल्ड टूर में खुद से ही कहता है कि न जाने पिछले कितने 100 सालों से हमारी आइस रिवर वैली का सामना किसी भी खतरनाक दुश्मन के साथ नहीं हुआ, पर ये सभी लोग मुझे काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहे हैं और इन सभी का मुकाबला करने में मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। और ये कहकर वो वैली मास्टर वहाँ पे बिल्कुल एक डीमन की तरह जोर जोर से हंसने लगा था। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें उस स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट के ठिकाने का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ज़ेवियन भी लिटिल फायरी डॉक्टर के साथ वहाँ पे पहुंच चुका था, जहाँ उन्हें अपने सामने एक स्कॉर्पियन कैसल दिखाई देता है जो कि दिखने से काफी ज्यादा बड़ा और खतरनाक दिखाई दे रहा था। इसलिए लिटिल फायरी डॉक्टर और ज़ेवियन दोनों वहाँ पे उसी तरफ चले जाते हैं, जहाँ थोड़ा आगे बढ़ते हुए लिटिल फायरी डॉक्टर ज़ेवियन से कहती है कि अब तक तो स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट को हमारे सामने आ जाना चाहिए था, जिसपे ज़ेवियन उससे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैंने अपना ऑरा रिलीज करके ही रखा हुआ है, वो बहुत ही जल्द हमारे ऑरा को महसूस करते हुए हमारे सामने आ जाएगा। और अभी ज़ेवियन वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि अचानक वहाँ की सारी जगह हिलने लगती है और उसी के साथ साथ उन्हें वहाँ पे स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट कैसने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। और तभी वो वहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक एंट्री लेते हुए लिटिल फायरी डॉक्टर से कहता है, लिटिल ब्यूटी, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम खुद मुझसे यहाँ पे मिलने के लिए आओगी। और ये कहकर जैसे ही वो स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट वहाँ पे अपने असली रूप में आता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पे उसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा निकलने लगा था। और इसी के साथ हमें वहाँ पे स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट का फर्स्ट लुक दिखाया जाता है, जो कि दिखने में काफी ज्यादा खतरनाक और विशाल दिखाई दे रहा था। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।